बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क क्रिएट करता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो इसके रिजल्ट में क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ एक सी है, वो वेक्टर ही आएगा। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये है मेरे पास ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये है मेरे पास थीटा, और मैं करना चाहता हूं ए क्रॉस बी। ठीक है। तो ए क्रॉस बी को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का आंसर आएगा मेरे पास ए बी साइन थीटा और साथ एन। ये एन जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ए बी साइन थीटा लिख देता हूं तो ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, और ये डायरेक्शन है, और ये दोनों मिलके फिर क्या बना रहे हैं, वेक्टर बना रहे हैं। तो इसलिए ये एन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो बी साइन थीटा क्या होगा, बी साइन थीटा होगा मेरे पास, ये सिस्टम था, अगर ये सिचुएशन थी तो बी साइन थीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर बी का परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो ये होगा मेरे पास क्या, बी साइन थीटा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। अच्छा, अब अगली चीज ये कि हमने ये तो पढ़ लिया कि ए बी जो है वो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन है। अब एन का कोई डायरेक्शन भी तो होगा ना, तो एन के डायरेक्शन के लिए यहां पर लिख देते हैं कि एन का क्या डायरेक्शन होगा। तो एन का डायरेक्शन होगा बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और वो राइट हैंड रूल किस तरह से अप्लाई होगा, वो होगा कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, और थंब जो होगा विल शो डायरेक्शन ऑफ एन। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने केस डिस्कस किया, केस किस तरह से था, ये था कि ये था हमारे पास बी और ये था ए, और मैं फाइंड करना चाहता हूं ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको बल्कि एक पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि बल्कि इधर ही ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी के लिए मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी के लिए मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आप लोग सारे अपनी फिंगर्स को कर्ल करें फ्रॉम ए टू बी राइट हैंड की, ठीक है, तो आपका जो थंब है वो सामने फेस कर रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, अगर ये पेपर है, ये अगर पेपर है और इस पे इस तरह से बी बना हुआ है और ए बना हुआ है, तो फिंगर्स अगर आप कर्ल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एन का डायरेक्शन जो है वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, करके देख लें कि अगर आप इसके थंब को मतलब इस तरह से करें प्लेस राइट हैंड के, तो थंब आपका ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये क्या है, ये है आपके पास राइट हैंड रूल। अब अगर इसी को मैं स्टूडेंट्स कह दूं कि मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूं, फिर क्या होगा। तो अब आपका फर्स्ट वेक्टर बन गया है बी। ठीक है, तो आपको फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा बी से ए तक इस डायरेक्शन में। तो जब आप इस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आप लोगों का जो थंब है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये होगा बी क्रॉस ए का एन। तो ये आप लोगों ने लाजमी देख लेना है कि फर्स्ट वेक्टर कौन सा है और सेकंड वेक्टर कौन सा है। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देख लेते हैं।
प्रॉपर्टीज वही वाली हैं सारी जिसमें सबसे पहली आ जाती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने ये देखना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है क्रॉस प्रोडक्ट या नहीं करता। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। यानी कि क्या मतलब है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। या इसकी एक आखिरी स्टेटमेंट भी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। अब इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ए और बी, ये है थीटा इनके बीच में। सबसे पहले मैं करता हूं ए क्रॉस बी को फाइंड। तो ए क्रॉस बी का आंसर आएगा ए बी साइन थीटा थीटा एन, ठीक है। और इसके एन का डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, ये होगा इसका एन। अब अगर मैं कहूं कि मैं b क्रॉस ए करना चाहता हूं तब क्या होगा, जब मैं b क्रॉस ए करूंगा तो वो हो जाएगा बी ए साइन थीटा और n हो जाएगा। अब अगर मैं बी ए को करूं तो इसका नॉर्मल वेक्टर किस तरफ होगा, तो अगर मैं b से a की तरफ आऊंगा तो नॉर्मल वेक्टर होगा इसका नीचे की तरफ। तो अगर अब आप स्टूडेंट्स देखें तो एक वेक्टर इस तरह से ऊपर की तरफ गया हुआ है, एक वेक्टर इस तरह से नीचे की तरफ गया हुआ है। जबकि अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो इक्वल है। इसका आंसर आप फाइंड करें तो भी वही आएगा, इसका आंसर आप फाइंड करें तो भी वही आएगा। तो ये आखिरी स्टेटमेंट ठीक है कि मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। असल में ये दोनों इक्वल नहीं है। और क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक वेक्टर ऊपर गया हुआ है, दूसरा वेक्टर नीचे आया हुआ है। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के पास क्या, क्रॉस प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी कि वो एंटी कम्यूटेटिव है। दूसरी पे जाते हैं जो कि है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। तो अगर मैं सेल्फ वेक्टर की बात करूं तो इसका आंसर आएगा आप लोगों के पास नल वेक्टर, ठीक है। जीरो नहीं आएगा, नल वेक्टर आएगा। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे नल वेक्टर आएगा, ये देखिए, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, ये है आपके पास ए वेक्टर, और मैं इसको ऐसे ही एक और ए वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं ए क्रॉस ए कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा एन आ जाएगा। ए और ए के बीच में एंगल कितना है, ए और ए के बीच में एंगल है 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 0 और एन। साइन 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 और एन। यानी कि 0 ऐसा कि जिसके पास डायरेक्शन हो उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होगी सेल्फ वेक्टर की। तो हमें पता चल गया कि अगर मैं सेल्फ वेक्टर ए की वेक्टर को उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, नल वेक्टर आएगा। अगली चीज पे जाते हैं। तो अगली चीज जो है वो है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो इस तरह से होता है कि आई डॉट आई जे क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के का आंसर आता है नल वेक्टर, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि ये सेल्फ प्रोडक्ट है, और अभी हमने पढ़ा है कि सेल्फ प्रोडक्ट का आंसर कितना आता है, 0 या नल वेक्टर आता है। 0 नहीं कह सकते, सॉरी। अच्छा, अब अगली चीज आती है कि आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, इनके आंसर्स कैसे आते हैं, ठीक है। ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कंसिडर ये करते हैं कि ये है हमारे पास एक पेज,
ऐसे करके है हमारे पास ये पेज है, ठीक है। इस पेज पे इस तरह से है हमारा ये आई वेक्टर और ये है हमारा जे वेक्टर, ये है जे वेक्टर। मैं कहता हूं कि मैं करता हूं आई क्रॉस जे। तो जब मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 इंटू वन साइन थीटा एन। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, साइन कितना है इन दोनों के बीच में 90, साइन 90 होता है 1, तो यह आ जाएगा 1 और n। अब मैं n का जरा डायरेक्शन फाइंड करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं i क्रॉस j है तो मैं i से जाता हूं j की तरफ। तो जब मैं i से j की तरफ जाऊंगा तो स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे कि n का डायरेक्शन आ रहा है आउट ऑफ द पेपर, और आउट ऑफ द पेपर क्या होता है, k होता है। तो 1k क्या बन जाएगा, सिंपली k बन जाएगा। तो i डॉट j का क्या आंसर हुआ, k हुआ। अब मैं इसी को कहता हूं कि मैं i डॉट j की जगह j डॉट i करना चाहता हूं, j क्रॉस i करना चाहता हूं, सॉरी। तब क्या होगा, अब मुझे j से i की तरफ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं j से i की तरफ लाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि ये जो है ये आउट ऑफ द पेपर जा रहा होगा इस तरह करके, ठीक है। तो आउट ऑफ द इनटू द पेपर जा रहा होगा, तो इनटू द पेपर क्या होता है, माइनस के होता है। किसी को ये चीज नहीं समझ आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए एक तरीका होता है, एक सर्कल ड्रॉ कर लें और उस पर 3 एरोस बना लें, और एरोस के पास से इस तरह लिख लें आई जे और के। अब अगर आप सर्कल के डायरेक्शन में जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं आई क्रॉस जे, तो आपका आंसर क्या आएगा, के आएगा। अगर आप करेंगे के क्रॉस आई तो आपका आंसर क्या आएगा, जे आएगा। अगर आप सर्कल के अगेंस्ट जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप के क्रॉस जे करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस आई आएगा। इसी तरह अगर आप जे क्रॉस आई करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस के आएगा। तो अगर आप सर्कल के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर सर्कल के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। फाइनल लास्ट चीज जो है वो है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह है कि अगर आपके पास सवाल इस तरह से आया हो कि a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 2k और b आया हो 2i माइनस 2j प्लस 3k, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने लिखना है a क्रॉस b इज इक्वल टू, यहां पर आपने डालना है ब्रैकेट और ब्रैकेट के आगे लिखना है i, फिर आपने लिखना है प्लस, फिर आपने डालनी है ब्रैकेट, फिर आपने लिखना है j, फिर आपने डालना है प्लस, फिर आपने डालनी है ब्रैकेट और आपने लिखना है k। फिर अगले स्टेप में आपने यहां पर इस तरह से लिखना है i j k। i के नीचे आप लिख देंगे जो i की वैल्यूज हैं 3 2, j के नीचे लिख देंगे आप 4 माइनस 2 और k के नीचे आप लिख देंगे 2 और 3। जो इनकी वैल्यूज हैं इसको इस तरह करके आपने जस्ट लिख देना है। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि i को जब आपने सॉल्व करना है तो आपने i वाले को गायब कर देना है और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आपने j को सॉल्व करना है तो आपने j को गायब कर देना है और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जब आपने j को सॉल्व करना है, k को सॉल्व करना है, तो आपने k को गायब कर देना है और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
ठीक है। तो फिर जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 + 4 16i -5j -14k। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास आंसर। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट किताबी लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है वो हमारे पास एग्जाम्पल में है टॉर्क की। तो एग्जाम्पल में आते हैं। तो एग्जाम्पल में जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो है टॉर्क। टॉर्क को कहा जाता है कि ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। यानी कि मैं कहता हूं कि अगर ये नट बोल्ट ले लेते हैं और मैं इसको एक स्पैनर से खोल रहा हूं, तो क्या है कि मैं इस पे कहता हूं कि मैं यहां से पकड़ के इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इस तरफ मैं इसको खोलने के लिए फोर्स लगा रहा हूं। तो ये हो गई फोर्स। और मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ फोर्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या? मोमेंट आर्म, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये हो जाएगी मेरे पास फोर्स। और टॉर्क को अगर मैं लिखूं तो टॉर्क को लिखा जाएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस मोमेंट आर्म। या इसको मैं लिख सकता हूं FR sin θn। ठीक है। तो ये है फोर्स और मोमेंट आर्म। टॉर्क को डिटेल से हम चैप्टर 5 में भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर मैं टॉर्क को इस तरह लिखना चाहूँ कि R क्रॉस F, तो ये हो जाएगा RF sin θ और n। तो ये है एक एग्जाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट सारा का सारा। नेक्स्ट चीज फाइनली एक टॉपिक हमारे पास रह गया इक्विलिब्रियम का, तो अब वो डिस्कस कर लेते हैं।